सो यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मैम। HR महाविद्यालय हिंदी विभाग श्री आनंद जी का, प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर पूजा रामचंदानी मैम का, वाइस प्रिंसिपल लाजू शर्मा मैम, सुपरवाइजर भावना शाह मैम, शिक्षक गणों और सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता है। आनंद सर, आपके प्रतिभावान व्यक्तित्व को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपका परिचय देना यह मेरे लिए एक औपचारिकता पूर्ण करना है। मधुर आवाज के धनी श्री आनंद प्रकाश सिंह जी बिना किसी अपेक्षा के एक लहर की भांति अपने करियर और समाज के प्रति पूरी निष्ठा के साथ योगदान देते जा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े श्रेष्ठ हिंदी उद्घोषक के रूप में आनंद जी की कर्णप्रिय आवाज सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आप नाट्य एवं धारावाहिकों के लेखन कार्य से भी जुड़े हैं। आपने सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित नारी अस्मिता को मंडित करने वाले तथा जनमानस की चेतना को झिंझोड़ने वाले अनेक कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण भी किया है। आपको शास्त्रीय संगीत, सामाजिक, साहित्यिक एवं फिल्मों पर आधारित कार्यक्रमों के मंच संचालन में भी महारत हासिल है। आपने अनेक जानी मानी हस्तियों जैसे कि भारत रत्न भीमसेन जोशी, भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, उदित नारायण, हरिहरन, उस्ताद अमजद अली खान के कार्यक्रमों का भी संचालन किया है। आपने सामाजिक, सांस्कृतिक, कला एवं साहित्यिक विषयों पर अनेक साक्षात्कार किए हैं। कला, नाट्य, संस्कृति, फिल्म, सामाजिक विषयों पर अनेक आलेख तथा समीक्षाएं भी लिखी हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों में रनिंग कमेंट्री भी दी है। अनेक रूपकों, डॉक्यूमेंट्री, धारावाहिकों, वॉइस ओवर में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आपकी गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया कहकर प्रशंसा भी की गई है। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे अखिल आकाशवाणी राजभाषा पुरस्कार 2009, रापा अवार्ड धारावाहिक कहानी बड़े घर की के लिए, आशीर्वाद राजभाषा सम्मान 2012, संस्कृति यश पुरस्कार, संस्कृति शिरोमणि पुरस्कार, किंग ऑफ वॉइस अवार्ड, संगीतांजलि सम्मान आदि। यही नहीं, आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य भी हैं। और मैम, यही नहीं बल्कि सर जो है हमारे हिंदी युवक भारती पाठ्य पुस्तक में व्यवहारिक हिंदी ये विभाग है, तो उसके अंतर्गत मैं उद्घोषक पाठ के रचनाकार भी हैं। तो सर जी, आपका इस तरह से बखान करना और आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के बारे में जितना ज्यादा हम बोले, हम अपने आप में कृतार्थ महसूस करते हैं। तो बहुत बहुत जो है आपका हार्दिक स्वागत है सर जी। इसके पहले कि हम अपने कार्यक्रम के आगामी चरण की ओर बढ़े, मैं डॉक्टर पूजा रामचंदानी मैम से यह अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे गेस्ट स्पीकर और हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करें। पूजा मैम। थैंक यू शीला जी। आपने जो सर की बायो डेटा पढ़ी है, उसके बाद मुझे लगता है मैं बहुत छोटी हूँ और इतनी खुशी महसूस हो रही है कि इतने मशहूर पर्सनालिटी आज HR कॉलेज में हमारे साथ जुड़े हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 12 बजे मैंने अपने BMM के बच्चों को मैसेज भेजा कि सर आज ज्वाइन कर रहे हैं, और अब मैं देख रही हूँ कि वो भी यहाँ पे ज्वाइन होते जा रहे हैं। और आप जैसी पर्सनालिटी जिन्होंने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं, आज आप हमारे बच्चों के साथ जो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज के हम बोलते हैं इनको छोटे से ब्रांड एम्बेसडर्स, मैं इन्हें ब्रांड एम्बेसडर्स बुलाती हूँ HR के,
क्योंकि ये बच्चे हमारी पहचान है। और आज आप जब इनसे मिले हो और आज जब आप इनसे बात करोगे, इन्हें हिंदी भाषा, जो शायद हम बोले हमारी जैसे बचपन शुरू होता है, हमारे घर में ये भाषा का यूज शुरू हो जाता है। हिंदी में हम अपने माँ बाप के साथ बात करते हैं। आजकल वो बोलते हैं मदर टंग कहीं गायब हो गई है, बट हिंदी भाषा हमारे घरों से कभी कहीं नहीं जा सकती। आज हम हिंदी भाषा दिवस मना रहे हैं। और सर, आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं सिर्फ आपको यही कह सकती हूँ, बहुत 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 प्यारा सा वेलकम एचआर कॉलेज का वर्चुअली आपको। और आपसे एक रिक्वेस्ट और आपसे एक प्रॉमिस कि आप हमारे बीएमएम के बच्चों को भी जरूर, जो आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, हमारे मास मीडिया के बच्चे आपसे जानना चाहेंगे कि ये और बच्चे कैसे हासिल कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी जब आप हमसे जुड़ेंगे। वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। जब आप हमसे जुड़ेंगे हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। सर, मैं आपसे खाली रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर एचआर कॉलेज में वर्चुअली नहीं बट ऑफलाइन भी आए, हमें बहुत बहुत खुशी होगी। आज के इस हिंदी भाषा दिवस को सबको बहुत 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 बधाइयाँ, और आपको बहुत सारा वेलकम हमारी तरफ से। और एक प्रॉमिस कि आप एचआर में जरूर 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 ऑफलाइन पधारेंगे। जी जरूर, मुझे प्रसन्नता होगी, मैं जरूर आऊंगा। और मुझे तो यही प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों के बीच एक बार जुड़कर हमें विद्यार्थी बनने का अवसर मिल रहा है। और कॉलेज तो कॉलेज कहते हैं, लेकिन मुझे तो मंदिर समझ में आता है, क्योंकि इसी प्रांगण से हमने अर्जित किया है। और हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ अर्जित किया है उसको और बढ़ाएं। और उसको हमने बढ़ाया है, और बढ़ाने के बाद कोई भी वस्तु इस प्रकृति से जो भी हमने अर्जित की है हमारी व्यक्तिगत नहीं है। इस प्रकृति ने किसी को दिया है। स्थूल रूप में देखें तो वृक्षों को फल दिया है, वो फल वितरण के लिए दिया है। सूर्य के पास रोशनी है, ऊर्जा है, तो सूर्य वितरित करता है, निरंतर वितरित करता है। यही उसके चमक का कारण है। तो हमें भी जो प्राप्त हुआ है वो वितरित करने के लिए हुआ है। यथासंभव मैं करता रहता हूँ और अर्जित करता रहता हूँ आपसे, विद्यार्थियों से। जो भी हमें मिलता है उनसे कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता रहता है। आज के दिन भी हम कुछ प्राप्त करेंगे। जी, आपने इतना सारा हमारा बड़ा बायोडाटा पढ़ दिया। आप लोगों ने प्रशस्ति इतनी कर दी कि मुझे लगता है कि इन विद्यार्थियों के सामने हमें कुछ कहना हो तो मैं उस कोटि का, उस उच्च कोटि से अपनी बात रख पाऊंगा भी कि नहीं, मुझे एक बार विचार करना पड़ेगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी आवाज आ रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैम, आपको मैं जो है बहुत शुक्रिया ज्ञापित करती हूँ। और सर जी, एक बार पुनश्च आपका जो है हार्दिक अभिनंदन कर, स्वागत कर, मैं आपको इस आभासी मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया कर हमारे विद्यार्थियों को आप संबोधित करें। तो मंच आपका है सर। आप जी, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। आपने हमें आमंत्रित किया है और एक उत्तरदायित्व दिया है कि बच्चों से बात करें। आभासी मंच में एक विडंबना है कि हम अपने घरों में, अपने स्थल पर बैठे हुए दूर दूर विद्यार्थियों से, दूसरों से जुड़ जाते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। ये एक विशेषता है। और दूसरा जो इसके साथ कष्ट है कि सारे के सारे जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते एक साथ। तो कई बार लगता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। वैसे भी मेरा अनुभव आकाशवाणी में होने के कारण ये रहा है, बड़ा सा स्टूडियो होता है, सामने माइक्रोफोन होता है और दीवार रहती है, और दीवारों के बीच अकेले बैठकर ये बातचीत करने का अनुभव होता है। और हम कल्पना कर लेते हैं कि पूरा शहर, पूरा प्रांत, पूरा देश हमसे जुड़ा हुआ है और वो स्थूल रूप से हमें दिखाई पड़ रहे हैं और उनसे हमारी बातचीत हो रही है। तो आज के इस आयोजन में हिंदी के संदर्भ में हमें कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश
हिंदी पखवाड़ा मना रहा है, या हिंदी का महीना कह लीजिए, विशेष रूप से हिंदी में कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन निरंतर होते रहते हैं। तो बच्चे चूंकि अभी जूनियर कॉलेज में हैं और ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों का जो आपसी संवाद है, आपस में जो बातचीत होती है, वो बातचीत तो मुझे लगता है अपनी मातृभाषा में, माँ से जो भाषाएं सीख कर हम आए हैं, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, सिंधी में, या जो हमारी भाषा अपनी है, उसमें ही संवाद होता है और उसी संवाद में सहजता का अनुभव होता है। एक शब्द आता है कि मातृभाषा। माँ की भाषा क्यों मानी गई है, भाषा को माँ क्यों माना गया है? बड़ा सुंदर सा ये स्पष्टीकरण है कि इस धरा पर जितनी माएँ हैं, उन माओं के कारण ही इस धरा पर पुरुष हैं और बहनें हैं, बेटियां हैं। माँ यदि ना हो तो एक भी पुरुष इस धरती पर नहीं होगा। तो सबसे पहले माँ को नमन। अब माँ की विडंबना देखिए, इस प्रकृति की विडंबना देखिए। एक शिशु सबसे पहले माँ के गर्भ में जन्म ग्रहण करता है। माँ उसे अपने गर्भ में ही अपने रक्त से, अपने मांस मज्जा से उसका पोषण करती है, और जब बच्चा धरती पर आता है तब माँ अपने अमृत तुल्य दूध से उसका पोषण करती है। अब देखिए, यूं तो कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने अपने इस पुरुष रूपी या संतान या शिशु रूपी बिरवे को, पौधे को अपने रक्त और मांस और अपने मज्जा से सींचा है, उसके बाद दूध से सींचा है, और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन इंटरेक्ट किससे करता है, संवाद कैसे करता है? बच्चों की जैसे ही धरती पर एक शिशु आता है, उसकी आवश्यकताएं उसे अभिव्यक्त होने के लिए विवश करती है। एक शिशु की पहली आवश्यकता क्या होती है? उसे कहीं पीड़ा है तो व्यक्त करना चाहता है। पहली पीड़ा उसकी होती है कि वो शिशु, उससे भूख लगती है और वो माँ से कहना चाहता है मुझे भूख लगी है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते हैं। उसके पास दैहिक भाव भंगिमाएं, दैहिक भाषा होती है और एक आवाज होती है जिससे वो आवाज निकालता है तो वो रुदन के रूप में निकलती है, वो एक चीत्कार होती है, और उस रुदन से शिशु माँ से कहता है कि मुझे भूख लगी है, या मुझे कहीं पीड़ा हो रही है, या मुझे नींद लगी है, मुझे गर्मी लग रही है। वस्तुतः उससे न गर्मी का बोध है, न ही भूख का बोध है, और न किसी पीड़ा का बोध है। उसे एक अनुभूतियों का अनुभव हो रहा है। इस जगत में जो कुछ भी है उसका वो अनुभव कर रहा है, और वो अनुभूतियां उसे भावलोक में ले जा रही है, और उन्हीं भावनाओं को वो अभिव्यक्त करता है। जब बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, पानी पिलाती है, उसे पुचकारती है। जब उसे नींद लगती है, माँ को तुरंत समझ में आ जाता है बच्चे को नींद लग रही है। माँ हमिंग करती है और हमिंग करके बच्चे को सुला देती है। वो जो हमिंग की ध्वनि है, उसमें धीरे धीरे शब्द उस बच्चे के मन में उतरना शुरू होता है। बच्चा भी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने मन की बात कहना चाहता है, रुलाई के साथ, हंसी से, फिर वो कुछ ध्वनियां निकालता है। ध्वनियां धीरे धीरे शब्द अक्षर का आकार लेती है, और वो उस आकार से बाह्य जगत से जो भी प्रतीक है उन प्रतीकों को समझता है, और बहुत शीघ्रता से उन प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहने लगता है। कभी वो माँ कहता है, कभी कहता है, कभी पान कहता है, कभी पानी कहता है, कभी दूध कहता है। धीरे धीरे इस जगत के जो शब्द हमने स्थापित किए हैं अभिव्यक्तियों के लिए, वो सीखता है और उससे अपनी बात करता है।
तो इसलिए जब माँ अपने गर्भ से लेकर अपने संतान को अपने ध्वनि से, अपनी लोरियों से सींचती है और जो भाषा सिखा देती है वो हमारी माँ की भाषा होती है, वो मातृभाषा होती है। अब देखिए मजे की बात, ये देश है, ये धरती हमारी माँ है और ये तो सबसे बड़ी माँ है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ को भी इस धरती ने जन्म दिया है। तो जो सबसे बड़ी माँ की आवाज आ रही है हरमीत? I think sir has had some connection problem, तो उनको लिंक वापस Okay. भेज सकते हैं या he just reach out. ठीक है। और हरमीत, क्या रिकॉर्डिंग की ओर भी तुम्हारी है नजर है वहां पर भी? Yes, yes. ठीक है, वेट करते हैं सर वापस से जुड़ जाएं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। तो मैं यहाँ तक आ चुका था कि जो धरती है वो सबसे बड़ी माँ है, हमारी माँओं को भी जन्म देती है। इसलिए जो भाषा हमारी माँ ने सिखाई, जिस धरती पर जिस देश में है, उस माँ की भी एक भाषा है और वो जिसमें पूरा देश अभिव्यक्त होता है वो है हमारी मातृभाषा। अपने देश की भाषा है हिंदी, जिसमें पूरा देश अभिव्यक्त होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर मणिपुर तक जो नॉर्थ ईस्ट के प्रांत हैं, पूरे देश में हिंदी समझी जाती है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी में पूरा देश अभिव्यक्त होता है। आप कहीं भी चले जाएं, मेरा तो अनुभव यही है, दक्षिण भारत में जाएं या पूर्वी भारत में जाएं, आप अपनी बात समझा सकते हैं और वो अपनी बात हिंदी में कह सकते हैं। इसलिए एक भाषा ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें पूरा देश साझा कर सके, तो इसलिए हिंदी पर बल दिया गया। और देखिए एक बात और है कि देश क्या है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ बाउंड्री नहीं है, एक सीमाएं नहीं है। देश का अर्थ ये होता है एक जमीन का टुकड़ा जहां जो लोग रहते हैं उसकी अपनी सीमा है, उसका अपना तंत्र है, अपना संविधान है, अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है और अपनी भाषा है। इतनी सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो वो संपूर्ण देश बनता है। जमीन के टुकड़ा देश नहीं हो सकता है। तो इस तरह जो भारत भूमि है, भारत देश है, अपने अंग्रेजों के बाद हम अपना स्वशासन प्राप्त किए और अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने धरोहर पर हमें गर्व है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पूरे देश को समझने के लिए, पूरे देश को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास एक भाषा होनी चाहिए। अगर जो भाषा हम जानते हैं उस भाषा से सिर्फ हम अपनी जरूरतें नहीं पूरी करते, उस भाषा से हम उस देश की पूरी सांस्कृतिक पकड़ रखते हैं। हमारा हाथ उस संस्कृति तक पहुंच जाता है और वो बहुत बड़ी धरोहर हमें प्राप्त हो सकता है, उसका साहित्य प्राप्त होता है, उसका धर्म ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, उसकी परंपराएं प्राप्त होती हैं, उसकी विरासतें प्राप्त होती हैं, जीवन शैली प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन को समृद्धि मिलती है। तो भाषा का ये महत्व है। अब ये बताइए कि इस भाषा को लेकर हम कहाँ पहुंचते हैं, भाषा कैसी होनी चाहिए। जैसे आप कहीं यात्रा पर गए हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब आप बस में बैठे हो, अपनी गाड़ी में हो या ट्रेन में हो, तो बाहर खिड़की से देखें तो बड़े मनोरम दृश्य दिखाई पड़ने चाहिए। सुंदर पहाड़ियां हो, झरने दिखाई पड़े, जंगल दिखाई पड़े, तो आपको बड़ा आकर्षक लगेगा। आप कहेंगे यहाँ की यात्रा बहुत मनोरम है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन उस यात्रा से आप कहाँ पहुंच रहे हैं? आप एक टूरिस्ट प्लेस पर या किसी तीर्थ यात्रा पर या किसी बड़े शहर में पहुंच रहे हैं, ये आपका लक्ष्य हुआ। तो भाषा भी हमारी उसी तरह की है। भाषा बड़ी सुंदर होनी चाहिए,
भाषा अलंकारिक होनी चाहिए, भाषा में शब्द भंडार होने चाहिए, भाषा इतनी समृद्ध हो कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह व्यक्त कर सके। जैसे अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी भावनाओं के लिए, प्रतीकों के लिए एक या दो शब्द हैं, लेकिन जब हिंदी का नाम लेंगे तो बहुत सारे शब्द हैं। तो इस तरह से इस भाषा को लेकर हम कहाँ पहुंच रहे हैं। अब थोड़ी सी विडंबना है कि आप जब आरंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हिंदी भाषा में आपका काम चल जाता है, लेकिन आज देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम हिंदी की बात तो करते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करते हैं। आज हिंदी की स्थिति राजभाषा की है। सरकारी दफ्तरों में हिंदी में हम कामकाज करें, आपस में संवाद हिंदी में करें, पूरा देश यही चाहता है और शासन के तरफ से, राज्य की तरफ से यही प्रयत्न किया जाता है। लेकिन राष्ट्रभाषा की जब बात आती है तो हिंदी को वो अधिकार और वो स्थान प्राप्त नहीं है। ये विडंबना है ना। आज उच्च शिक्षा की जब बात करें, मेडिकल एजुकेशन की बात करें, एमबीए की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, या जो भी उच्च शिक्षा की बात है, वहां पर आप हिंदी में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पुस्तकें नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, तो एक समस्या है। आप सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बहस करने जाएंगे तो आपकी बहस कोई नहीं सुनेगा। ये एक विडंबना है, वहां आपको अंग्रेजी में करनी पड़ती है। तो आज हिंदी पर बार बार बात करने का अर्थ यही है कि हम अपनी भाषा को स्थापित करें, जो हमारा लक्ष्य है हम वहां तक पहुंचे, अपनी भाषा को और समृद्ध करें। हमारे पास शब्दों की कमी नहीं, हमारे पास भाषा के सौंदर्य की कमी नहीं, हमारे पास कमी है ये भाषा हमें रोजगार तक नहीं पहुंचाती। हमारे साथ समस्या है, इस भाषा के साथ ऐसा विपुल साहित्य की कमी है कि हम उसमें अपने जीवन का अनुभव कर सकें, उस लिटरेचर में अपने आप को प्रोजेक्ट करके हम देख सकें कि इस साहित्य में हम हैं, हमारा जीवन कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर आप आत्मीयता का अनुभव करेंगे। इस भाषा की एक कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारी पीढ़ी है वो प्रयत्नशील है, और ये उत्तरदायित्व जो आपकी पीढ़ी है जो हमें सुन रही है, ये उसके प्रति भी उत्तरदायित्व है। तो बच्चों देखिए, हमारे पास जो भाषा है, अब मजेदार बात बताएं कि जो अभिव्यक्त करने की बात हम बार बार कह रहे हैं, हमारे पास भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं को हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं? शब्दों के माध्यम से। हमें जब प्यास लगी तो हमने कहा मुझे प्यास लगी। कोई मीठी चीज हमें जब लगी तो हमने कहा ये मीठा है। हमने उसको, अपनी भावना को ट्रांसलेट किया। हमें आपके साथ बात करना अच्छा लग रहा है तो हमने कहा ये अच्छा शब्द हमने प्रयोग किया। लेकिन अगर शब्द नहीं प्रयोग करते तो हम चेहरे से थोड़ा मोड़ा अभिव्यक्त कर सकते थे। लेकिन अभिव्यक्ति का एक माध्यम और बहुत सशक्त है। वो माध्यम कौन सा है? जब हम कोई राग बजाते हैं, बांसुरी पर पहाड़ी धुन बजाई या कोई अन्य राग बजाया, आपको अच्छा लगा। अब आप देखिए, सारंगी पर जब कोई उदास राग बजता है तो धीरे धीरे आप उदास होने लगते हैं, कई बार आपके आंसू भी निकल आते हैं। कभी किसी वाद्य यंत्र से जब कॉमेडी की धुन आती है तो आप समझते हैं कुछ मजाहिया काम हो रहा है और आप हंसने लगते हैं उस वाद्य यंत्र के धुन पर ही। अब बताइए, उस वाद्य यंत्र के धुन पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि ये कॉमेडी है, लेकिन आपके मन में गुदगुदी होती है, उस ध्वनि के साथ गुदगुदी होती है। जब वीर रस होता है, जब वीर रस की बात एक उदाहरण दे, जैसे मैं ड्रम का एक बीट बताऊं आपको, तत 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 तररत तररररररम, तत 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 तररत तरररररम, आपको लगता है मार्च हो रहा है। हमने तो कहा नहीं मार्च। आपकी भुजाएं फड़क उठेंगी क्योंकि एक ध्वनि है, इसमें शब्द हमने प्रयोग किया, अक्षरों का प्रयोग किया, लेकिन ये ध्वनि। जब बांसुरी की ध्वनि आपने सुनी तो आपको मोहक लगी, पहाड़ी धुन सुना तो आपको लगा पहाड़ की वादियों में पहुंच गए, सारंगी की धुन सुनी आपने तो आपको कुछ उदास और कुछ गंभीर गमगीन बात लगने लगी। तो ये ध्वनियां हैं जो हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे चिंतन को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन ध्वनियां एक जैसे बादल का आकार होता है वैसे ही आकार होती है।
लेकिन जब हम चिंतन को, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, उन ध्वनियों को अक्षर के रूप में हमने बनाया, अक्षरों को जोड़ा, शब्द बनाए जो प्रतीक बन गए, और उन प्रतीकों के माध्यम से हम अपनी बात कहने लगे। तो अपनी बात कहते हुए हम आप तक पहुंचते हैं और आपस की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारा जो सामूहिक जीवन है, जो हमारा सह अस्तित्व है, उसका निर्वाह होता है। अगर हम ना करें तो कठिनाई होगी ना। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए कि जो हमारे प्रतीक हैं, जो हमारे शब्द हैं, उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, उनके उपयोग की जो सहूलियत हमारे साथ है उसका हम कैसे करते हैं। जैसे हमने आरंभ में बताया था कि हमारे लिए अंग्रेजी की तुलना में एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं। जैसे आंख है, आंख के लिए हिंदी में शब्द है कि आंख है, नयन, चक्षु, नेत्र, नजर, और इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। एक मैं बढ़िया सा पंक्ति लिख लाया हूं आपके लिए। नैनन के तीर चले बेध चले वीरन को, नैनन के तीर चले बेध चले वीरन को। अब आप देखिए प्रयोग, जो हमने इतने शब्द आपको दिए, आंख, नयन, चक्षु, नेत्र, नजर, इतने सारे शब्द हैं, लेकिन सारे शब्दों का प्रयोग अलग अलग होते हैं। जैसे नजरिया घुमा के मारा है, एक गीत में प्रयोग होता है, वहां पर चक्षु घुमा कर मारा है प्रयोग करें तो हास्यास्पद लगता है ना। वहां पर नजरिया घुमा के मारा है। नैनन के तीर चले, चक्षु के तीर चले, अप्रासंगिक लगता है। आंख के तीर चले, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जहां जिसका प्रयोग करते हैं, जहां उसका श्रृंगार बोध होता है, जहां उसका सौंदर्य बोध होता है, वहां हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अक्सर आप विद्यार्थी हैं और आपस में मजाक बहुत करते हैं और बड़े मजाहिया ढंग से बातचीत करते हैं। तो मैं आपकी भाषा में बात करूं, कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो कहता है भाई जब सच संवर के आती है, तो आप कहते हैं ना कि बड़ा कातिल अदा है ना। अब कातिल बना है कत्ल शब्द से, कत्ल मतलब मर्डर होता है, हत्या। अब इसको हिंदी में कह दे किसी लड़की से, आप कहेंगे कि आपकी अदाएं बड़ी कातिल है तो बड़ी खुश हो जाएंगे। अगर आप कह दें कि आप बड़ी हत्यारिन लग रही हैं, तो आप अपनी स्थिति समझ लीजिए। दोनों शब्दों का अर्थ एक है, लेकिन प्रयोग भिन्न हो गया। तो हमारे पास इतना शब्द है। अब जैसे देखिए, आप सभी शर्ट्स में आए हुए हैं, कभी टी शर्ट पहन लेते हैं, हमारी बहनें कभी साड़ियां पहनती हैं, कभी ड्रेस पहनती हैं, कभी जीन्स में आती हैं। तरह तरह के परिधान हमारे पास है। गहने हमारे पास, स्त्रियों के पास बहुत होते हैं। वो हर साड़ी के साथ अलग गहना पहनती हैं। लड़कियां हैं, वो दूसरे ढंग से आभूषण ग्रहण करती हैं। हमारा वार्डरोब कपड़ों से, हमारे परिधानों से, हमारे गहनों से भरा होता है। तरह का है। कॉलेज की पार्टी में हमारे दूसरे परिधान हो जाते हैं, किसी और आयोजन में जाते हैं तो कुछ और परिधान हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने वार्डरोब से अपने समय, अवसर, अपने मन के अनुकूल रंग और परिधान का चयन करते हैं और उसे पहनकर जाते हैं, तो हम सुंदर लगते हैं। यानी हमारे अंदर का जो सौंदर्य बोध है हमारे परिधान से, हमारी सज्जा से अभिव्यक्त होता है। ये हमारी भावना है। और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? सामने का व्यक्ति जब हमें देखता है तो कहता है बहुत जम रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों में एक सौंदर्य बोध का आदान प्रदान, और परिणाम क्या निकला? दोनों ही आनंदित हुए। सुंदरता को देखकर, फूल को देखकर आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो जीवन में हमें आनंद का संचार करना है, आनंदित करना है। तो इस श्रृंगार के माध्यम से आपने स्वयं को आनंदित किया और सामने वाले व्यक्ति को बड़ी सहजता के साथ आनंदित कर दिया। तो उसी तरह शब्दों के प्रयोग से भी आप आनंदित करते हैं, अपनी बात कह लेते हैं। तो दोस्तों, ये भाषा में शब्दों का जो प्रयोग है, आपने कैसे किया, किस तरह से करते हैं, कैसे करते चले आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अब जैसे आपकी अपेक्षा होगी कि मैं उद्घोषक, आपके यहाँ एक चैप्टर भी है, तो आप उसमें जानना चाहेंगे। उसमें बहुत थोड़ा सा लिखने का अवसर मिला है, उससे
आपको सिर्फ संकेत भर मिलेगा, और थोड़ा सा उसमें गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। कई बार आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हम जो कहना चाहते थे आप समझ नहीं पाए। अब बताइए, समझने वाले का दोष है या कहने वाले का दोष है? कई बार लोग कहते हैं, समझ में नहीं आता या कह नहीं पाते हैं। आज इसकी भी पड़ताल कीजिए, इसकी भी एनालिसिस कीजिए कि गड़बड़ी कहाँ है। तो कई बार किसी का बोलना बहुत अच्छा लगता है, कई बार कोई बोलता है तो लगता है ये ना बोले तो अच्छा है, उन्हें सुनने की इच्छा ही नहीं होती है ना? लता जी जब गाती हैं इतना मीठा स्वर, लगता है सुनते ही रहे। आशा जी जब गाती हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं तो अच्छा लगता है, जिसराज जी जब गाते हैं तो अच्छा लगता है, किशोर कुमार का गाना, आजकल के नए मीका सिंह और कौन कौन सब आए हुए हैं उन लोगों का गाना अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगता है क्यों लगता है? एक तो अच्छा लगने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो तार है हमारे अंदर है। आप अगर विज्ञान के विद्यार्थी होते तो आपको समझ में आता, एक स्वरित्र होता है ट्यूनिंग फॉर्क। अगर किसी तार के पास ट्यूनिंग फॉर्क को आप बजाकर उसके पास ले जाएं, उस पर रखा हुआ कागज का टुकड़ा उड़ जाएगा। अब कई बार कभी भी किसी ऐसे चीज को झंकार पैदा करें और सामने वाले तार में भी देखें तो झंकार पैदा होती है। तो ठीक उसी तरह से हमारी वाणी है। जब हम बोलते हैं तो आपके अंदर जो तार फिट है, जो तार लगे हुए हैं, वो झंकृत होते हैं, उनमें झंकार उत्पन्न होता है और उस बात को आप समझते हैं। तो वो झंकार कितना सुंदर उत्पन्न, इससे हमारी अभिव्यक्ति प्रभावित होती है, यानी हम जो कहना चाहते हैं वो सम्यक रूप से अच्छी तरह से कह पाए। तो अब इसके लिए आवश्यक क्या है, इसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी बात को पूरी तरह से कह पाए, अच्छी तरह से पहुंचा पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा उच्चारण स्पष्ट। पहली जरूरत तो हमारी है आवाज। हम एक एक विषय को उठाते हैं और उस पर थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते हुए चलते हैं ताकि आपके जीवन में ये काम आए। कई बार आप कहते हैं कि किसकी आवाज बहुत अच्छी, अमिताभ बच्चन की आवाज आपको बहुत अच्छी लगती है, लता जी की आवाज अच्छी लगती है, किशोर कुमार की आवाज बहुत अच्छी है ना? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पुरुष बहुत श्रिल लगता है, पुरुष बोल रहा है लेकिन आवाज उनकी पतली होती है, अच्छी नहीं लगती। कुछ स्त्रियां इतनी मधुर बोलती हैं, लगता है सुनते रहे। कुछ स्त्रियों की आवाज बड़ी कर्कश होती है। अब ये ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति ने हमें जो दिया है वो हमारे पास है। लेकिन प्रकृति ने हमें हीरा भी तो दिया है। हीरे को हम क्या करते हैं, उसे तराशते हैं, उसे और सुंदर बनाते हैं, कोहिनूर बना देते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें वाणी दी है, हमारी आवाज दी है, उसको हमें अच्छा बनाना है ताकि हम अच्छे ढंग से उसे प्रस्तुत कर सकें। कैसे करेंगे? आप ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, जिसकी आवाज आपको अच्छी लगती है, वो कहां से बोलता है? मैं आपको 2-3 जगह से बोलकर दिखा रहा हूं। मैं जो कहना चाहता हूं आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए, मैंने यहां से बोला, मैं यहां से बोल रहा हूं। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं थोड़ा नीचे आके बोलता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी बात आपके मन में उतर जाए, मेरी पूरी कोशिश ये होती है। हमने क्या किया, नाभि से लेकर यहां तक पूरी यात्रा की। सितार देखा है आपने, सारंगी देखी है आपने, उसका तार बंधा हुआ होता है, जगह जगह स्पर्श करके उसकी ध्वनियां बदलती है। जहां भी उसके असंख्य जगहों पर, हारमोनियम पर तो लिमिटेड कॉर्ड है, लिमिटेड बटन लगे हुए हैं, जहां आप छुएंगे वो ध्वनि निकलेगी। लेकिन सितार में, सारंगी में, सरोद में, बाकी वाद्य यंत्रों में तो पूरा तार बंधा हुआ है। आप अलग अलग स्थानों पर छुएंगे तो अलग अलग ध्वनि निकलेगी, उसका बेस निकलेगा, उसकी वो पतली ध्वनि निकलेगी, उसे आप स्पर्श करके कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो आपके पास नाभि से लेकर यहां तक एक सितार है, तार बंधा हुआ है, जिसको आप बजा सकते हैं। अगर आप नाभि से कहें
तो आपकी आवाज भारी निकलेगी। अगर आपकी आवाज भारी निकलेगी तो सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा प्रभावित करेगी। धीरे धीरे आप ऊपर उठते चले आए। अगर यहाँ से बोलेंगे तो आपकी आवाज पतली हो जाएगी, नाक तक पहुंच जाएगी, तो प्रभावहीन हो जाएगी, है ना। तो आप नाभि तक पहुंचे कैसे? अगर आप प्रयत्न, या तो आप कुछ सहज हो सकते हैं, नहीं तो आपको प्रयत्न करना होगा। अभी आप एक बार बताएं और प्रयत्न करेंगे तो आप नहीं उतर पाएंगे। इसके लिए निरंतर कोशिश करनी। वो क्या कोशिश है? आपको ओम करना है या भ्रमर योग करना है। ओम कैसे करेंगे? आप नाभि से ओम का उच्चारण आरंभ करें और यहां ब्रह्मांड तक है। ओम। हमने एक हल्के में आपको दिखा दिया। या भ्रमर योग करें, जैसे भौरा स्पाइरल बनाता है, ऊपर चलता चला जाता है, तो आपको ये भ्रमर योग करना है। ये भ्रमर योग है। भ्रमर की तरह आपको आवाज बनानी है। तो धीरे धीरे जैसे हीरा तराशा जाता है, आप अपनी आवाज को इस तरह तराश कर सुंदर बना सकते हैं। एक बार मैं, आपको याद होगा या नहीं, अशोक कुमार फिल्मों के बहुत अच्छे अभिनेता रहे हुए हैं, हमारी पिछली पीढ़ी के। हम भी जब थे तो वो बुजुर्गों के रोल में आया करते थे, उसके पहले वो फिल्मों के हीरो हुआ करते थे। उनके घर जाकर उनका इंटरव्यू किया करता, तो मैंने उनसे पूछा कि किशोर दा की आवाज इतनी अच्छी कैसे बनी। तो उनका एक्सप्लेनेशन कुछ अलग रहा कि एक बार किशोर कुमार का अंगूठा कट गया और वो रोने लगा, और रोता ही रहा दिन भर, 2-3 दिन तक रोता रहा। जब सो जाए, सोकर उठे और दर्द हो और रोने लगे। तो रोते रोते की आवाज पहले पतली थी, भारी हो गई और अच्छी हो गई। तो किशोर कुमार की आवाज में शायद अंगूठा के कटने का दर्द हमेशा के लिए आ गया, इसलिए किशोर कुमार की आवाज में वो दर्द उनके गाना में, उनकी अभिव्यक्ति में हमेशा दिखाई पड़ता रहा। तो खैर एक उदाहरण दिया, एक घटना मैंने बता दी। आपको अपनी आवाज को ओम के उच्चारण के साथ आप 5 मिनट सवेरे खाली पेट नियमित रूप से करें, तो आपकी आवाज अच्छी बनेगी। ये हो गया आवाज जिस पर आप शब्दों को प्रक्षेपित करते हैं, शब्द ले जाते हैं, अपनी भाषा को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए आवाज अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी नहीं है तो उसे अच्छी बनाएं, उसे तराशें। दूसरा होता है जो शब्द आप उच्चारित करते हैं, तो उच्चारित करने के लिए शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि शुद्ध घी खाएं, शुद्ध दूध मिले आपको। सोना खरीदते हैं तो आप परखते हैं कि ये 24 कैरेट है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं। आप सोना शुद्ध खरीदना चाहते हैं, तो आपके शब्दों के उच्चारण भी शुद्ध होने चाहिए। कई बार आपको पता नहीं होता कि आपने उच्चारण शुद्ध किया है या नहीं किया है, आप बोलते जाते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। तो कई बार मैं ऐसा, जब अर्थ बदलता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हिंदी की वर्णमाला में, आप पता नहीं पूरी वर्णमाला आपको याद है या नहीं है, जो भी स्थिति है, आप एक बार इस कार्यक्रम के बाद 1-2 दिन के अंदर पूरी वर्णमाला एक बार सामने रखकर फिर से पढ़ लीजिएगा और एक एक शब्द से मित्रता स्थापित कर लीजिएगा। तो हिंदी में जो कठिन है वो दंत्य स, तालाब्य श और मूर्धन्य श। दंत्य स मतलब मौसम में जो स प्रयोग होता है, सरौता में जो स प्रयोग हुआ, दूसरा शरीफा में श का प्रयोग हुआ, तीसरा पाषाण में श का प्रयोग हुआ। तो तीनों के उच्चारण पर आप ध्यान दें। एक हुआ स उच्चारित करते हैं तो दांत के निकट से जीवा आपकी जीभ जाती है, इसलिए इसे दंत सा कहते हैं, दंत सा। उसके बाद तालु जो ऊपर का हिस्सा होता है, मुंह के ऊपर का हिस्सा, उसे तालु कहते हैं, उसको श कहते हैं। दूसरे श का उच्चारण जब वहां से करते हैं तालु से, तो श होता है, श। और तीसरा जो है मूर्धा से होता है, पाषाण। जीभ की शक्ल ऐसी हो जाती है, ऐसी थोड़ी गोल सी हो जाती है, इस तरह के शेप में होती है, तो जो ध्वनि निकलती है पाषाण। मराठी भाषी लोग इस श का उच्चारण बहुत अच्छा करते हैं। तो पाषाण, शरीफा और संतोष, संतोष, ठीक है ना।
तो इन तीनों वर्णों का, तीनों अक्षरों का सही उच्चारण करें, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में स और श को लेकर बड़ी भ्रांति है और बहुत खराब उच्चारण है। जैसे एक बार एक कक्षा में एक शिक्षक कह रहे थे शशांक शंकर शुक्ला, और विद्यार्थी ने कहा यश सर। अब कहना चाहिए था शशांक शंकर शुक्ला और विद्यार्थी को कहना चाहिए था यस सर। तो विद्यार्थी ने कहा यस सर और टीचर ने कहा शशांक शंकर शुक्ला। तो ये जो स और श का खेल है इसे ठीक रखा जाए तो उच्चारण में शुद्धता होगी और सही वर्ण आप तक पहुंचेगा। और कुछ शब्द हम उर्दू के भी हम हिंदी में आत्मसात हमने कर लिया है, जिसकी शुद्धता पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो उससे अर्थ बदल जाता है, उससे भी अनर्थ होता है। जैसे एक शब्द, एक अक्षर है हिंदी में क और उर्दू में होता है क। क भी होता है और क भी होता है। काला कौवा बोलता है क, तो वहां से आप यहां से उच्चारण, क का उच्चारण यहां से होता है और उसके आधा पौना इंच और नीचे चले जाए तो क का उच्चारण होता है। जैसे कलम, कागज, हकीकत। तो ये जो क और क का फर्क है। दूसरा अक्षर है ख और ख। उर्दू में भी ख होता है और ख होता है। जैसे अक्सर लोग खराब कहते हैं, ये उच्चारण है खराब। खमीर, खामियाजा, ठीक है। तीसरा अक्षर है ग और ग। ग और घ के बीच में होता है। आप जब भी इस उर्दू, उसके नीचे एक बिंदी लगती है, उसको उर्दू में नुक्ता कहते हैं। तो वो बिंदी जब भी लगे तो आप उस अक्षर को 1 इंच और पीछे चले जाएं उच्चारण के लिए, तो उसका उच्चारण शुद्ध होगा। अब जैसे आपको गजल कहनी है तो आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, गजल। ये गजल नहीं है, गजल है ना, गजल। तो क, ख, ख, ग, ग, ठीक है। च के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक अक्षर है ज और ज। जैसे बाजार लोग कहते हैं, बाजार कहते हैं, लेकिन वो शब्द है बाजार, ठीक है। तो ज और ज, इससे जो कहते हैं उर्दू में, एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो ऐसे तमाम शब्द हैं, आप उर्दू की डिक्शनरी रखें और उर्दू की डिक्शनरी से इसे आप शुद्ध कर लें। तो अब जैसे हमारे एक आयोजन में एक उद्घोषक को कई बार आवश्यकता से अधिक, जहां नहीं आवश्यकता है वहां भी हम नुक्ते लगा देते हैं। अब एक उद्घोषक ने एक बार मंच पर किसी कवि को बुलाया। अब आपके सामने जलील अहमद आ रहे हैं अपने कलाम पेश करने के लिए। अब 2 शब्द हैं, जलील और जलील। जलील मतलब किसी को जलील करना, किसी को भला बुरा कहना, वो जलील हो गया। और जलील मतलब अच्छा। तो बुरा नाम तो किसी का हो नहीं सकता, नाम तो जलील ही होगा। अगर आपने जलील के नीचे ज में नुक्ता लगा दिया तो जलील हो जाएगा। तो इस तरह से अर्थ बदल जाता है। तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ बड़े भयानक हो जाते हैं, कई बार विभत्स हो जाते हैं। तो आपको इन ध्यान रखना है और अनजाने में आप प्रयोग करते चले जाते हैं क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए इसका पता करें। एक उर्दू हिंदी डिक्शनरी खरीदें जिसमें जहां नुक्ते लगे हों उन नुक्तों का सही उच्चारण करें, या जब भी आपको लगे कि उच्चारण में कोई कठिनाई हो रही है आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये हो गया पहला, उच्चारण आपको दुरुस्त रखना है, शुद्ध रखना है, ठीक है। उसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण चीजें और आती हैं। आप बोलते समय पॉज कहां ठहरे, कितना ठहरे। दूसरा है हम बोलते समय कितना मॉड्यूलेट करें। मॉड्यूलेट करने का मतलब ये हो गया, जैसे पहले हम पॉजेस बताते हैं। पॉजेस का अर्थ क्या होता है, यानी जो कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अक्सर आजकल विद्यार्थी जब आप अपनी किताब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए आप उसमें कहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, पूर्ण विराम कहाँ लगा हुआ है, वहां कितना ठहरना है, आप नहीं कर पाते। क्योंकि हम सारा खेल सांसों का करते हैं। सांसों को पूरी तरह से विराम नहीं देंगे तो आप पढ़ते चले जाएंगे और अशुद्ध पढ़ेंगे, आप उसे ठीक से कह नहीं पाएंगे जो कहना चाहते हैं।
तो इसलिए मैं आगे उदाहरण भी दे दूंगा। जैसे एक उदाहरण लें कि मारो मत जाने दो, ठीक है, मारो मत जाने दो एक वाक्य है। अब इसमें अलग अलग जगह ठहर कर देख लें, अलग अलग जगह विराम दे दें या कॉमा लगा दें या पॉज कह दें। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। हमने वाक्य वही था, हमने इसके पॉजेस बदल दिए, उसका जो कॉमा था वो बदल दिया, अर्थ बदल गया। एक में मारना है, एक में नहीं मारना है ना। इस तरह के अनेक उदाहरण देखिए, तो जिससे अलग अलग पॉजेस के कारण, अलग अलग विराम के कारण उसके अर्थ बदलते हैं। तो इस बात को गंभीरता से ध्यान दें। अब ये होता है कि हम किन जगहों पर कहाँ कितने पॉज हैं, वहां कितना ठहरें। इसके लिए जैसे मेल ट्रेन चलती है तो बड़े स्टेशनों पर पूरी तरह विराम लेती है, 5 मिनट का विराम। छोटे स्टेशनों पर 1 मिनट का विराम। उसी तरह जहां कॉमा है वहां आप कम ठहरें, और जहां पर फुल स्टॉप है वहां अधिक ठहरें, पूरा सांस लें, और बीच बीच में जगह जगह आप सांसें चुरा लें। इसके अभ्यास के लिए आप कोई भी कहानी की किताब या उपन्यास उठाएं, एक पृष्ठ कई बार कई दिन तक पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक मॉड्यूलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आकाशवाणी का एक बड़ा ही पहली उद्घोषणा है, जो रेडियो सुनते होंगे तो आपने अक्सर सुना होगा कि मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी है। ये एक लाइन, एक पंक्ति है, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी है। अब मैं इसको अलग तरीके से, जिस ढंग से उद्घोषणा की जाती है वो करके मैं बता रहा हूं। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी है। भाव बदल गए, इसका सौंदर्य बोध बदल गया। हमने क्या किया? मीडियम वेव पर पर जो हमने ये मॉड्यूलेट किया, पर इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे भी हमें कुछ कहना है। क्या? ये कौन आकाशवाणी है? मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी है। तो जो इतने सारे मॉड्यूलेशन आपको हमने प्रयत्न पूर्वक समझाया कि वो बड़ी सहजता से आपको प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग आप करके देखें। आप एक वाक्य लिखें, उसे मॉड्यूलेट करके देखें, उसे फ्लैट पढ़ें। जैसे मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी है, हमने फ्लैट पढ़ा, अच्छा लगा, नहीं लगाना। जानेश, अच्छा लगा, नहीं लगा। तो हमने कैसे पढ़ दिया? मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी है, हमने उसे मॉड्यूलेट कर दिया। यानी उस पर स्वराघात, उस पर हमने मॉड्यूलेट भी किया, और उस पर कहा स्वर का उसका प्रयोग किया। जैसे स्वराघात जिसको कहते हैं, या हम स्वराघात को ही पहले ले लीजिए कि किसी शब्द पर स्ट्रेस कहां पर कितना देना है। जैसे अक्सर आप कमेंट्री करते हुए कमेंटेटर को सुने होंगे। आजकल लोग इस पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन मैं ध्यान देता हूं। अब वो कहते हैं कि ये गेंद, अक्सर ये सुनने को मिलेगा। गेंद तो है ही है, मैदान, क्रिकेट मैदान में गेंद ही तो है, ये गेंद। लेकिन कहना चाहिए था कि ये गेंद, मतलब ये महत्वपूर्ण है, ये गेंद विशेष प्रकार की थी, टप्पा खाई और बैट्समैन को चकमा देकर चली। जैसे एक शैम्पू का विज्ञापन आता था, उसका नाम था सुपर हिट शैम्पू का नाम। तो वो बोलने वाले ने जिस ढंग से बोला है सुपर हिट शैम्पू, शैम्पू तो ऑलरेडी है, आप उसे क्या कहना चाहते हैं? आप उसे बताना चाहते हैं सुपर हिट का नाम स्टैब्लिश करना चाहते, आपको कहना क्या चाहिए था? सुपर हिट शैम्पू। सुपर हिट महत्वपूर्ण क्या है? सुपर हिट। जैसे एक कहते हैं इसका बड़ा पैक, अरे पैक तो ऑलरेडी है, आपको क्या कहना है? बड़ा पैक। जैसे कभी हमको कहना होता है, लोग अक्सर कहते हैं कि आज का दिन अच्छा दिन। अच्छा दिन को कैसे कहें?
आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं ना, शायद सर का नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया है। हाँ, ये थोड़ा सा व्यवधान था। और मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। अपने पास समय बहुत थोड़ा सा है, इसलिए मैं समेटने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ये स्ट्रेस जो बात हम समझा रहे थे, मैं एक वाक्य से आप मैं अलग अलग शब्दों पर जर्ब दूंगा, स्ट्रेस दूंगा। देखिए इसका अर्थ कैसे बदलता है। कल मुंबई में जोरों की बारिश हुई। कल मुंबई में जोरों की बारिश। सभी स्टूडेंट्स बने रहे, सर आएंगे, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स बने रहे। बस हमारा कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। सर का जहां तक कुछ नेटवर्क इश्यू है, सर जहां तक आ गए हैं। यस जी, फिर से हम जुड़ गए हैं। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर। आपकी अच्छा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, जल्दी से पूरा भी कर लेता हूँ। जी तो सर। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश हुई थी। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश। स्टूडेंट्स बने रहे आप लोग। सर का नेटवर्क जो है, नेटवर्क का इशू हो रहा है।
कैमरा इसका बंद करके बोलना है। हाँ हाँ ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है ठीक है। तो मैं अपनी बात 5 मिनट में पूरी कर लेता हूँ, तो विद्यार्थियों को वाइंड अप कर दूं ये सारी बातें। तो जो वाक्य मैंने लिया था फिर से दोहरा दे रहा हूँ, इसमें व्यवधान आया था। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश हुई थी। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश हुई थी। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश हुई थी। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश हुई थी। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश हुई थी। कल रात मुंबई में जोरों की बारिश हुई थी। तो हमने अलग अलग शब्दों पर अलग अलग स्ट्रेस दिया, तो इसका थोड़ा भाव बदल गया। तो इस तरह शब्द आपने वाक्य के किस शब्द पर, जैसे आजकल अक्सर बोलते हैं मनमोहन सिंह ने आदेश दे दिए, मनमोहन सिंह ने आदेश दे दिए हैं। तो आदेश दे दिए ना कि आदेश दे दी, आपको क्या बोलना है उन शब्दों पर आपको स्ट्रेस तय करना पड़ेगा, तो आपकी अभिव्यक्ति एकदम सटीक होगी। अन्यथा आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो समुचित ढंग से नहीं पहुंचेगा। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज, थोड़ा सा मुझे जैसा कहा गया था कि आप इस साउंड में काम करके यानी आवाज की दुनिया में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या स्कोप है। तो आप किसी भी क्षेत्र में, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मैं उद्घोषक, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उद्घोषक बने या एंकर बने, इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका बाजार लगभग 4000 करोड़, हिंदी का जो बाजार है वो 4000 करोड़ का बाजार है। इसमें आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं, आप अपनी आजीविका तलाश सकते हैं। तो आप उद्घोषक बनकर आकाशवाणी में आपके लिए जगह है, दूरदर्शन या बाकी तमाम मीडिया में आपकी जगह है। बाहर फील्ड में आपकी आवाज डबिंग, वॉइसिंग होती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनती हैं, उसके नरेशन के लिए काम कर सकते हैं। आप अपनी आवाज किसी और के लिए दे सकते हैं, मंच संचालन कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम क्षेत्रों में आपका काम है जो आप कर सकते हैं। जैसे कि धारावाहिकों में, कार्टूनों का धारावाहिक है, जो एनिमेशन फिल्म्स बनती हैं, एनिमेशन के बच्चों के लिए बहुत सारे धारावाहिक हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही, बहुत अच्छी तरह से आ रही है सर। जी जी। तो आप इसमें बड़ी शिद्दत से काम कर सकते हैं। तो इसका ये फील्ड है। जैसे आजकल फिल्मों में हिंदी और आवाज दोनों को लेकर, आप फिल्मों में एक तो स्क्रिप्ट राइटर होता है जो मूल कथा लिखता है, जो संवाद लिखता है, जो पटकथा लिखता है। इसके अलावा सहयोगियों के रूप में, संवाद सहायक के रूप में, या उनकी भाषा ठीक करने वालों के रूप में, या उच्चारण शुद्ध करने के लिए, इस तरह के लोगों की बड़ी आवश्यकता रहती है। तो इस मुंबई जैसे शहर में फिल्में बनती हैं, धारावाहिक बनते हैं, एनिमेशन फिल्म्स बन रही हैं, जिनका काम हिंदी में होता है, जिनके लिए आवाजें जरूरत पड़ती हैं। तो आप इन तमाम क्षेत्रों में, विज्ञापन बनते हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। आप अपनी आवाज विज्ञापन में दे सकते हैं और विज्ञापन लिख सकते हैं। विज्ञापन लिखने की कला आपको विकसित करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जैसे आप मंचों पर संचालन करना चाहते हैं तो आपकी एक अपनी भाषा होती है जिसमें एक सौंदर्य, एक प्रभावशाली शक्ति होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि फुटपाथ के किनारे जो सोते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, बारिश के दिन में कैसे सोते होंगे। तो उसके पहले जो कमेंट्री की भाषा मैंने लिखी कि अमूमन क्या लिख सकते थे, जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ सोए, उनका फुटपाथ अपना घर होता है। लेकिन हमने जो लिखी, बारिशों में नींद भीगती रही, पसीने के बूंदों को मोतियों में तब्दील किया, तो जिंदगी में मधुमास आ गया। ये फुटपाथ पर सोने वालों के लिए लिखा, जो बारिशों में भीगते रहते हैं, नहीं सो पाते हैं। जैसे आपको कहीं मंच संचालन करना हुआ तो मैंने एक उदाहरण के लिए आपके लिए लिख कर तैयार कर दिया है, आप इसे सुने। मंच पर मान लीजिए
जिन विद्यार्थियों को कोई प्रश्न पूछना है पूछें। जो विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। प्रथम कुछ पूछना है, प्रश्न पूछना है सतीश? यस सर। हाँ जी, गुड पूछिए। आफ्टरनून सर। हम Good ऐसा क्या afternoon. कर सकते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में हम युवा वर्ग के जो आज की पीढ़ी है वो उसको अपना करियर चुनने के लिए और प्रेरित हो? कृपया मार्गदर्शन कीजिए सर। देखिए, प्रेरित तो आपको स्वयं होना होगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के बाद रोजगार एक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हमने आपको संकेत भी किया कि 4000 करोड़ का उद्योग है हिंदी जगत में, जिसमें आपको ये जो विज्ञापन लिखना, अनुवाद का काम, फिल्मों का काम, धारावाहिक लिखना और साथ ही साथ बोलना, मंच संचालन करना और टैगलाइंस लिखना, इस तरह का बहुत बड़ा काम है। तो इसमें हम किसी को प्रेरित कोई नहीं कर सकता है, आपको स्वयं आगे बढ़कर इस क्षेत्र में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। अगर मैं आंकड़ों में बताऊं, आप सहज रूप से मंच संचालन करके या इस तरह के समकक्ष काम करके महीने में लाख या उससे अधिक रुपए कमा सकते हैं औसतन। तो जीवन का एक करियर भी है और इसकी में एक ग्लैमर भी है, तो आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न पूछें? आ रही है मेरी आवाज? जी सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से आ रही है सर। जी जी। और कोई पूछना चाहेगा प्रश्न? और कोई? ठीक है, सो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं भावना मैम, हमारी सुपरवाइजर हैं सर जी, तो मैं भावना मैम से अनुरोध करूंगी कि वो भी आएं और विद्यार्थियों को संबोधित करें। भावना मैम। Am I audible? जी, सुनाई पड़ रही, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट आवाज है। नमस्ते आप सभी को। हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब वो न केवल राष्ट्रभाषा रह चुकी है बल्कि अब विश्व भाषा बन चुकी है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया का इसमें काफी हद तक प्रभाव रहा है। उसके व्याप की वजह से आज हम कीबोर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं और चैटिंग हिंदी लैंग्वेज में करते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, जिसे अभी इंग्लिश बुलाया जाता है। आनंद जी, माननीय आनंद जी, आपने बहुत ही सहजता से और बहुत ही उत्कृष्टता से हिंदी भाषा के महत्व के बारे में हमारे सभी विद्यार्थियों को इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि मुझे लगता है काफी लंबे अरसे तक हमारे दिलो दिमाग पर इसका प्रभाव बना रहेगा। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हिंदी भाषा हमारी रोज बरोज की जिंदगी में तो इतनी अच्छी तरह से भुनी गई है या बुनी गई है, लेकिन आपने जैसे बताया कि सामाजिक तौर पे और व्यावसायिक तौर पे भी हिंदी भाषा हमें काफी सफल होने में सहायक बन सकती है। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं HSP और शीला शाही मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारी तरफ से, कॉलेज की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मुझे अवसर दिया विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए, मैं कृत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं स्वेच्छा को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और आपके प्रति जो है आभार प्रकट करें। स्वेच्छा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब मैं हमारे गेस्ट स्पीकर सर का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें हिंदी भाषा का महत्व और उससे जुड़ी रोजगार की संभावनाओं के बारे में हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा रामचंदानी मैम का और हमारे वाइस प्रिंसिपल लाजू मैम, हमारे सुपरवाइजर भावना शाह मैम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
और अंत में मेरे सभी विद्यार्थियों और कोर टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुरक्षा। और सर आपका अंततः जाते जाते जो है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे बीच में जो है आज उपस्थित रहे और बहुत विद्यार्थियों को आपने प्रेरित किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उनको आगे बढ़ने के लिए सर जो है उत्साहित किया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सर। और इसी तरह जब भी आवश्यकता हो सर कृपया पधारिए और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, हमें बहुत प्रसन्नता हुई विद्यार्थियों से जुड़कर। सर आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को मेरा सैल्यूट है सर। ये धन्यवाद सबका है, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हम सबसे जो कुछ भी ग्रहण किए हैं सबको दे रहे हैं और सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रसन्नता हुई आप सभी से जुड़कर। विदा लें। ये मीटिंग जो है सभी यहाँ पर जो भी टीचर्स उपस्थित हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीटिंग एंड करती हूँ।